हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि आज जो 23 जुलाई है और आज 23 जुलाई 2023 को आईटीआई हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इस जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इसको देखने से ये फ़ायदा होगा कि जो आगे भविष्य में जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस चीज़ की जानकारी हमको थोड़ा सा हम यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस और कैसे पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो भविष्य में होने वाले हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टि से मैं बना रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने इस पेपर को आज दिया है तो आप अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं कि किसका कितना सही हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल में, ठीक है, जितने भी हॉस्टल वार्डन के लिए अभी आप ये कह लीजिए कि मैथ्स का जितना भी अभी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है, वहाँ से जितने भी टॉपिक मैंने अपलोड किया है मैथ्स का, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हूबहू आपको वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से बनाते चलें, देखते चलें और उसका एक नोट्स भी बना के प्रिपेयर रखें, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फटाफट रिकॉल करके हम एग्ज़ाम में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए ये पहला प्रश्न जो है हमारा ये निर्देशांक ज्यामिति से हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला है कि यहाँ पे ए और बी एक रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु है। इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, अब बोला है रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये दोनों के ठीक बीचों बीच मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको बताना। तो ए का कोऑर्डिनेट है 8 एंड -2, बी का कोऑर्डिनेट है 4 और 6, तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको बताना है। तो देखिए कोई भी रेखाखंड हो उसकी दो अंतिम बिंदुओं का अगर निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया हो तो बीच वाले का निकालने के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे ये क्या हो, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो ये वाला कह लीजिए x1, ये कह लीजिए y1, यहाँ पे x2 और ये है y2। तो x1 x2 को जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे तो p का, मान लो ये p का निर्देशांक x और y है। तो x आप कैसे निकालोगे, x निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 + 4 / 2, तो ये हो गया 12/2 मतलब 6। x का निर्देशांक हमको 6 मिल गया। वहीं y के लिए हमको y1 + y2 करना होगा, तो मतलब -2 + 6, -2 + 6 / 2, तो ये हो गया 4/2, काटेंगे तो मिलेगा 2। तो 6 और 2 हमको बीच वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा मतलब 23वां है उस पेपर के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 19 सेंटीमीटर दिया है, इसका विकर्ण 5√5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हालांकि अभी ये जो मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कवर नहीं किया है, लेकिन मैं जल्द ही उसको करने वाला हूँ। अभी तो मैं कुछ दिनों के बाद पहले सर्कल शुरू करूँगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग शायद इसको बनाए होंगे। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले इस चीज़ को समझिएगा। क्या बोला है, एक घनाभ है, घनाभ बोलते हैं किसको, क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है घनाभ, मैं एक बार बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं, इस वाले चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा समझाऊंगा। ये घनाभ है, इस घनाभ का हमको विकर्ण दिया है। घनाभ का विकर्ण मान लीजिए ये वाले कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये विकर्ण हो गया। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, तो मैं डी लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है l² + b² + h²। ये विकर्ण का लंबाई, विकर्ण के लंबाई का फॉर्मूला होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ और क्या दिया हुआ हमको, उनके लंबाई, चौड़ाई और गहराई मतलब ऊंचाई का योग दिया हुआ है। मतलब हमको दिया हुआ दूसरा चीज़ क्या, l + b + h। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया कि उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पहले आप याद रखिए, अभी के लिए बस याद रखिए, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा जब चैप्टर को शुरू करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, ये याद रखिएगा।
इसी चीज़ को हमको निकालना है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये विकर्ण भी हमको दिया है कितना 5√5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डी के जगह हम क्या रख देंगे 5√5, और राइट साइड में हमारा ये सेम होगा L² + B² + H²। ये देखिए, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए इस रूट को अगर मैं हटाऊं तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है। अगर इसका भी स्क्वायर करूं और इसका भी स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, मतलब, और 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 125। 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 25 पंजे 125 यहाँ से मिलेगा, और इसका रूट जो है हट जाएगा और मिलेगा L² + B² + H²। ये हमको इसका फॉर्मूला मिला है, ठीक है। हमको निकालना ये है। इसके लिए अब क्या करना है, एक फार्मूला आप याद करिए। आपने एक फार्मूला देखा होगा A + B + C का स्क्वायर का फार्मूला, मतलब कुछ ऐसा फार्मूला L + B + H का स्क्वायर। इसका अगर फार्मूला निकालूँ तो हमको मिलेगा L² + B² + H² + 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला होता है इसका। इसमें से ये देखिए L + B + H, इसका योग हमको क्वेश्चन में दिया है 19, ठीक है। तो ये हमारा 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हमने L² + B² + H² का वैल्यू अभी 125 लाया है, तो ये 125 हो गया, प्लस ये वाला टोटल जो होता है क्या होता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो निकालना है। तो मैं इस पूरे लिखने की जगह मैं उसको TSA लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, और 125 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर ये हो गया हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 236 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट होगा। ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है औसत पर संबंधित है, ठीक है। जितने भी टॉपिक जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है उसको मैं अपने चैनल पर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। औसत पे कि 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए पहली बात तो औसत होता क्या है, तो औसत होता है आंकड़ों का योग, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है औसत, जितनी भी संख्या होती है उन सबको जोड़ के और संख्याओं की संख्या जितनी होती है उससे भाग दे दिया जाए तो काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे औसत हमको 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 38 दिया है, तो मैं यहाँ पे 38 रख देता हूँ। यहाँ पे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग हमको निकालना है, तो मैं उसको आंकड़ों का, देखिए ठीक है मैं लिख देता हूँ, कितने आंकड़े हैं भाई, 50 आंकड़े हैं ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये S50 लिख देता हूँ। S मतलब सम, मतलब योग कह लीजिए, ठीक है। योग हो गया कितने संख्याओं का, 50 संख्या। तो आंकड़ों का योग को मैं S50 लिख रहा हूँ, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 50 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है। मतलब यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S50 ये हमको मिलेगा कितना, 38 × 50, और 38 × 50 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1900, ठीक है। मतलब ये जो 50 संख्या था उनका औसत तो 38 था, लेकिन उन 50 संख्याओं का योग कितना था भाई, वो था 1900। अब बोला है इस 50 संख्याओं में से दो संख्या को हटा दीजिए। कौन कौन सी दो संख्या हटा रहे हो, 45 और 55। इन दोनों संख्याओं को हटा रहे हो तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100। अगर इस 50 संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं को हटाओगे, मतलब जो योग आया है 50 संख्याओं का उसमें भी घटाओगे, ठीक है। मतलब 50 संख्याओं का योग तो 1900 था, लेकिन उसमें से अब दो संख्याओं को घटा दिए, मतलब 48 संख्याओं का योग कितना होगा, 1900 में से इन दोनों संख्याओं को घटा रहे हो, तो मतलब हमको मिल गया कितना, 1800। मतलब 48 संख्याओं का योग कितना मिला, 4800। अच्छा, अब हमारे पास दो संख्याओं को हमने बाहर कर दिया। अब जो 48 संख्याओं का औसत निकालना है, तो एवरेज, एवरेज मतलब औसत, यहाँ पे मैं 48 लिख देता हूँ। तो एवरेज ऑफ 48 मतलब 48 संख्याओं का औसत। तो कैसे होगा, आंकड़ों का योग मतलब 48 संख्याओं का योग कितना आ गया है, 1800, और संख्याओं कितनी हो गई है, 48। मतलब 1800 को आप 48 से भाग दे दो। तो इसको जब भाग दोगे तो काटते हैं, 12 चौको 48, ये 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, इतना हो गया। अब जब इसको आप भाग दोगे तो आपको 37.5 समथिंग मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। तो ये था औसत पर संबंधित प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है कि यहाँ पे ये समय दूरी पर संबंधित, इसका कुछ वीडियो तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, लेकिन कुछ वीडियो और भी मैं भविष्य में लेके आऊँगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये ट्रेन पर संबंधित है। क्वेश्चन बोला है कि 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पे चल रही है। मतलब एक ट्रैक इधर है, इस पर एक ट्रेन चल रही है इधर की ओर, दूसरा ट्रैक इधर है, इस पर भी एक दूसरी ट्रेन चल रही है, सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही है।
पहली जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है कितनी है 140 मीटर, जो दूसरी ट्रेन है इसकी लंबाई है 100 मीटर, इतना। अब इधर जो जा रही है इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी जो ट्रेन जा रही है इसकी कितनी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चीज़ दिया है, दोनों एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पे चल रही हैं। हमको बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, मतलब समय हमको निकालना है। देखिए, जब भी दो गतिशील वस्तुओं के लिए बात किया जाएगा तो याद रखिएगा ट्रेन के लिए थोड़ा सा अलग बनता है और जो नाव नदी वाला करेंगे वो अलग बनता है। तो अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन में ही रहते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब दो गतिशील वस्तुओं के लिए हम चाल निकालने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड, जिसको हम हिंदी में सापेक्ष चाल कहते हैं। तो जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हों, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा हो, तो उनके रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमको अधिक गति में से कम वाली जो गति है उसको घटाना होता है। मतलब जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसमें से हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाएंगे तो 18 90 में 72, यहाँ पे सापेक्ष चाल हमको 72 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों चालों को घटा के निकाला जाएगा। ठीक है, जब जैसे कि एक्स चाल और इसका वाई, यहाँ पे सापेक्ष चाल मिलेगा एक्स माइनस वाई, लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में अगर गति करेंगे तो सापेक्ष चाल एक्स प्लस वाई मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड जो मिल गया 72। ठीक है, अब दूसरा चीज़ निकालना होता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे को पार करने में कुल दूरी कितना तय करेंगे, तो जितना दोनों की लंबाइयाँ होगी, मतलब 140 मीटर और 100 मीटर, 240 मीटर की लंबाइयाँ जो है ये दोनों एक दूसरे को पार करने में तय करेंगी। तो दूरी कितना मिल गया 240 मीटर, इसको सापेक्ष दूरी कह सकते हो। ठीक है, सापेक्ष दूरी, सापेक्ष चाल कितना है 72, लेकिन यहाँ पे देखिए जो दूरी है मीटर में है तो इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए, तो 18 चौको 72 और 5 चौके 20, यहाँ पे चाल हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल मिल गया और दूरी मिल गया। अब समय क्या होता है भाई, तो समय होता है दूरी बटा चाल, तो सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल। सापेक्ष दूरी कितना है 240 और हमारा समय कितना आ गया 20 सेकंड, तो हम 20 से भाग दे दें, सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया, तो भाग दे दीजिए, तो काटेंगे तो आपको मिलेगा 12 सेकंड। ठीक है, मतलब 12 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, ये ट्रायंगल पर आधारित है। ट्रायंगल पर आधारित मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकें। ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री के कोणों वाली त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। मतलब पहली बात तो हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, इस चीज़ को हमको पता है। ठीक है, जैसे ये मान लो ए है, बी है, सी है, तीनों आंतरिक कोणों ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। देखिए अगर 50 60 70 इन तीनों को भी अगर जोड़ेंगे तब भी यहाँ पे 180 डिग्री ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज का एक कोण है। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज ऐसा बनाया, यहाँ पे ये वाला कोण मान लो 50 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि केवल एक टिक मारे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा अनंत। क्या होगा इसका? इनफाइनाइट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि एक छोटा, देखिए त्रिभुज जो बनाएंगे उसमें एंगल तो फिक्स रहेगा 50 60 70, ये त्रिभुज का जो कोण है वो फिक्स रहेगा, लेकिन हम भुजाओं को बड़ा करके हम तो बना सकते हैं ना भाई, कोण उतना ही रहेगा लेकिन हम भुजाओं को तो बड़ा कर सकते हैं। ये 50 हो गया, ये 60 हो गया और ये 70 हो गया। देखिए इससे बड़ा दिख रहा है, मैं इससे भी एक बड़ा और ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, जिसमें ये वाला मैं 50 रख दूंगा, यहाँ से ये 60 रख दूंगा, ये 70 रख दूंगा। मतलब सेम ही एंगल के साथ हम बहुत सारे अनंत त्रिभुजों को बना सकते हैं, बट उसके लिए हम भुजा क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, भुजाओं में परिवर्तन करेंगे। तो एंगल तो फिक्स है लेकिन भुजाओं की संख्या अनंत हो जाएगी, अनंत भुजाओं की संख्या हम बदल बदल के अनंत त्रिभुज बना सकते हैं। इसीलिए इसका बी आंसर होगा, ना कि ये गलत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये वाला तो एंगल लाइन्स एंड एंगल का है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, यहाँ पे पी ओ क्यू एक रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पी ओ क्यू मैं बताया हूँ कि जब भी कोण मिल के अगर एक रेखा बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये तीनों कोण मिला के एक रेखा बना रहा है, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 40 4x और 3x इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। मतलब कहने का कि 40 डिग्री
प्लस 4x और 3x कितना हो गया 7x। इन सब को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब 40 को उधर घटा दीजिए तो 7x बराबर 140 में से 40 घटाएंगे, सॉरी 180 में 40 घटाएंगे तो 140, 7 से भाग देंगे तो 20। x कितना हो गया 20। तो x का मान ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, ये इसको भी मैं कवर करा चुका हूँ और एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन इस पैटर्न का मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आसान वाला है। कैसे? समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज को हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियोइड भी कहते हो। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप एरिया इसका याद क्या रखना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। मतलब ये समांतर भुजा ये वाला और ये अगर समांतर भुजा है तो ए और बी मान लिया, तो ए प्लस बी और इन दोनों के बीच की दूरी जिसको हम हाइट कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 समांतर भुजा 3 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 7 और ऊंचाई इन दोनों के बीच की दूरी 5, ठीक है। तो 7 बचे 35, 35/2 मतलब 17.5 मतलब 17.5 वर्ग इंच इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे इंच में दिया है, ठीक है, इसलिए वर्ग इंच इसका 17.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है समांतर चतुर्भुज के ऊपर है, ठीक है। अब ये यहाँ भी सेम टाइप का इस तरह का कैसे सॉल्व करना है मैं इसको बताया था, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न को कैसे करना है मैं सेम टू सेम ऐसे ही, सेम क्वेश्चन तो नहीं लेकिन पैटर्न मैं बताया था कि कैसे करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं मैं अब उस चीज़ को मैं नहीं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, मतलब ये और ये बराबर और समांतर, इधर से ये और ये बराबर और समांतर। क्लियर है इतना? अब बोला है तो हमने बना दिया AE परपेंडिकुलर टू DC। यहाँ से AE खींचा हमने, ठीक है। ये AE जो है इस DC के ऊपर लंब है, पहला चीज़ बोला। उसी तरह CF जो है AD के ऊपर लंब है, AD इधर है तो यहाँ पे अब CF एक खींचते हैं ऐसे, ये वाला हमारा हो गया CF, ये इसके ऊपर लंब है। क्लियर है? अब आपको AB 10 सेंटीमीटर, ये AB 10 सेंटीमीटर दिया, AE दिया है 6 सेंटीमीटर, A से लेकर E तक ये 6 सेंटीमीटर दे दिया। CF 5 सेंटीमीटर, देखिए कहाँ है CF, ये वाला, ये हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको AD की लंबाई पूछा है A से लेके D तक, ये वाला लाइन जो है हमको पूछा है कि कितना होगा। अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार गुना उससे संबंधित ऊंचाई, ठीक है। जो आधार लेंगे उसी से संबंधित ऊंचाई होगा। और एक समांतर चतुर्भुज का तो एक ही क्षेत्रफल होगा। तो अगर मैं इस CD को आधार लूँगा, ठीक है, अगर मैं CD को आधार लिया इसको, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा? ये AE होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं AD को आधार माना, ठीक है, तो इसके लिए ऊंचाई ये CF हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों एक ही समांतर चतुर्भुज के पार्ट हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए CD हमको दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि CD नहीं दिया है, क्योंकि मैंने बताया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। मतलब कहने का कि अगर आपको AB दिया है तो CD भी दिया है, ये दोनों के दोनों 10 सेंटीमीटर ही है, तो ये CD हमारा हो गया 10। AE दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 6 बराबर AD हमको निकालना है, तो AD को AD रहने दो। और CF कितना दिया है? 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। देखिए ये 5 दूनी 10 कट गया और 2 छिक्का 12। AD का वैल्यू कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इससे पहले घनाभ का विकर्ण से फॉर्मूला पूछा था, अब इस बार घन के विकर्ण से पूछा है। तो मैं पहले एक बार घन बना देता हूँ। घन एक ऐसी फिगर होती है, 3D डायग्राम होता है या फिर 3D फिगर होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। एक घन है जिसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, ये सब के सब बराबर। मान लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कितना है? AA है। इसका विकर्ण की लंबाई मतलब मान लेते हैं यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन तक, ठीक है, ये विकर्ण की लंबाई। तो इसका विकर्ण का लंबाई जो होता है वैसी होता है जैसे हमने उसका देखा था घनाभ के लिए √L² + H² + B², ठीक है। लेकिन यहाँ पे घन की तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होती है, इसलिए यहाँ पे जो विकर्ण होता है 3 बार A² जोड़ेंगे तो 3A² मिलेगा। या फिर विकर्ण को आप सीधे लिख सकते हो √3 × A, A जो है √3 से बाहर रहेगा। क्लियर है?
तो विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण कितना दिया है 8√3, मतलब 8√3 जो है वो बराबर है किसके, √3 a के बराबर है। तो यहाँ से √3 कट गया तो a कितना मिला 8 सेंटीमीटर, मतलब जो घन की भुजाएं कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन की भुजा मिल गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इसका 6a² होता है, याद रखना है क्या 6a², क्योंकि ये जो एक घन होता है, घन में देखेंगे तो यहाँ पे 6 ठो, क्योंकि इसकी 6 टोटल फलकें होती हैं और एक फलक जो है एक वर्ग की तरह है और एक वर्ग की भुजा a है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a², और टोटल इसी तरह टोटल 6 फलकें होती हैं इसलिए कुल क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। मतलब 6 × a कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 × 8 का स्क्वायर 64, इस सब का अगर गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वृत्त पर संबंधित है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ हॉस्टल वार्डन के लिए वो वृत्त का ही लेकर आने वाला हूँ, और यहाँ पे एक वृत्त का बहुत अच्छा थ्योरम है। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए, ऑप्शन को पकड़िए। इसमें क्या बोला है कि ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएँ हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी और इधर से जो सी डी, ये दोनों क्या है वृत्त की जीवाएँ हैं। क्लियर है, अब दोनों एक दूसरे को ये पॉइंट ई पर काट रहे हैं। ठीक है, ए बी काट रहा है। अब आपसे ये चारों में से बी ई क्यू और सी ई क्यू में क्या रिलेशन है वही पूछा है। एंगल बी ई क्यू और एंगल सी ई क्यू, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बी ई क्यू पहचानिए, बी ई क्यू ये वाला कोण की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा अगर बड़ा करके लिखूं तो ये ऐसा कुछ है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट ई है, ये वाला टोटल बी हो गया और इधर ये वाला क्यू और इधर सी, तो बी ई क्यू ये वाले कोण की बात कर रहा है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सी ई क्यू मतलब ये वाले कोण। इन दोनों में क्या रिलेशन है आपसे ये पूछा गया है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो याद रखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है। मैं यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको इधर एक ऐसा दिख रहा होगा, इस त्रिभुज का नाम है, लिख देता हूँ OME, और यहाँ पे ये जो कोण है 90 अंश का बनता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से अगर इसको खींचा जाए तो यहाँ पे लंब जो खींचा जा रहा है 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे थ्योरम सीधे से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यहाँ पे त्रिभुज बना OME, त्रिभुज OME। इधर से देखोगे ये देखिए ONE, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना ONE। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, सेम टू सेम होता है। क्लियर है, बस वहाँ पे नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे का सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। इसीलिए हम लिखते हैं ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE, दोनों बराबर है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो MEO या फिर OEM लिख सकते हैं, जो चाहिए लिख सकते हैं। मतलब इस वाले एंगल की, ऊपर वाले ट्रायंगल में इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो MEO मतलब एंगल MEO बराबर हो गया किसका, एंगल NEO के। ठीक है, ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने ऐसे लिखा कि MEO बराबर हो गया NEO। अच्छा, ये MEO जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये BEQ को, इसी को हम एंगल BEQ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड वाला एंगल है। ठीक है, और इधर से जो हमारा NEO है उसको हम लिख सकते हैं CEQ। ठीक है, तो CEQ मतलब कहने का कि यहाँ पे जो दोनों कोण बनते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चतुर्भुज के ऊपर है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है 4x 4 5 10 11, तो चतुर्भुज का कोण कितना कितना होगा। देखिए इसको बड़ा कोई बहुत ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि हमको पहली चीज़ तो पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360, त्रिभुज का 180 और चतुर्भुज का 360। मतलब अगर इन सबको x मान लिया जाए तो 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x, इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 360 डिग्री। तो 4 5 9 11 हो गया 20 और 10 30, 30x मिला आपको 360 के बराबर। तो x कितना मिलेगा भाई, तो काट देंगे तो 12, x का वैल्यू कितना मिल गया 12 डिग्री। जब x मिल गया तो चारों को आप निकाल सकते हैं। 4x का मतलब क्या हुआ 12 चौक 48, 4x का मतलब 4 गुना 12 मतलब 12 चौक 48 डिग्री। तो यहाँ से ही आप ये तीनों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 चौक 48।
ठीक है, 5 है तो 12 पंजे 60, ये हो गया 12 दाम 120 और 12 11 हम 132, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न हो गया। अब है 34वां प्रश्न। इस टॉपिक का भी वीडियो मैं एक अलग से स्पेसिफिकली डाला हूँ कि एज के ऊपर जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। आयु से संबंधित प्रश्न के लिए मैं अलग से एक वीडियो डाला हूँ और उसका शॉर्टकट भी बताया हूँ, तो आप जाके जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। इसको बनाना कैसे देखिए, मैं इसको तो आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका सिखाया हूँ आप जाके उसको देखना है उस वीडियो के अंदर। तो अब पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, मैं लिखता हूँ पिता और पुत्र, इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है, तो मैं लिख दिया 7:2। ठीक है, वर्तमान का 10 वर्ष के बाद का। ठीक है, ये हमारा वर्तमान का हो गया 10 वर्ष के बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद गए तो कितना हो गया, 9:4 हो गया। ठीक है, 9:4। हमको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए कितने वर्ष का गैप के बाद का रेशियो दिया है, 10 वर्ष के बाद। ये वर्तमान का है, ये 10 वर्ष के बाद का। यहाँ के अंतर को देखिए तो ये कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अंतर दोनों साइड बराबर है, बराबर नहीं होता तो हम उसको बराबर करते हैं, लेकिन बराबर दिया है। लेकिन क्या 2 इकाई का ही अंतर है क्या, नहीं, ये वर्तमान का है उससे 10 वर्ष बाद का, मतलब 10 वर्ष का अंतर है। मतलब जो 2 इकाई है वो किसके बराबर है, 10 वर्ष के बराबर है। तो 1 इकाई कितना होगा, 2 पंचे 10। ठीक है, मतलब 1 इकाई जो हमको मिला वो कितने वर्ष के बराबर मिला, 5 वर्ष के बराबर मिल गया। ठीक है, अब पिता का वर्तमान आयु पूछा है तो ये वाले में 5 का गुणा कर दो, तो 7 पंचे 35 वर्ष। पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया, 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। पुत्र का पूछता तो इसमें हम 5 का गुणा करते तो 5 दूनी 10 हो जाता। अगर पिता का 10 वर्ष का बाद पूछता तो इसमें 5 का गुणा करते तो 9 पचे 45 हो जाता, 5 को 20 ये हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अच्छा इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। ये बहुत अच्छा, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के ऊपर एक क्वेश्चन है। देखिएगा इसको बनाना कैसे। एक व्यक्ति के पास टोटल 16,000 रुपया है। ठीक है, कितना है उसके पास, 16,000 रुपया है। अब वो 16,000 रुपया को क्या करता है, उसमें से कुछ पैसा को 4% की दर पर साधारण ब्याज में लगा देता है, और जो शेष पैसा बचता है उसको 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लगा देता है। फिर 1 वर्ष के बाद देखता है कि उसको टोटल 700 रुपया जो है ब्याज प्राप्त हुआ। अब बताना है कि 4% वाले दर पर वो कितना पैसा उधार लगाया था, हमको वो बताना है। तो हम एक मान के चलते हैं ना, इस पैसा को हमको 2 तरह में बांटना है। एक को एक्स में मान लो कि 16,000 में एक्स रुपया ऐसा है जिसको 4% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया था, और 16,000 में एक्स इधर हो गया, और जो 16,000 में एक्स रुपया घटा के बाद जो ये पैसा बचा इसको 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लगाया। तो दोनों के लिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ये इसका साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पे मूलधन एक्स लिए हो तो एक्स, दर कितना है 4, समय कितना 1 वर्ष बटा 100। ये 4% वाला हो गया एक्स रुपये का, क्योंकि एक्स में इसीलिए माना क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 4% वाले का पैसा पूछा है। अगर 5% वाला पूछता तो मैं ये 5% वाले को एक्स लेता और इसको 16,000 माइनस एक्स लेता। ठीक है, तो ये इसका ब्याज हो गया। इसके लिए ब्याज निकालेंगे तो मिलेगा 16,000 माइनस एक्स, ये मूलधन हो गया, दर 5, समय 1 वर्ष बटा 100। अब ये दोनों ब्याज जो मिला, इन दोनों ब्याजों का योग कितना टोटल मिला है उसको 700 रुपया, तो मैं इसको 700 के बराबर कर दूंगा। इसको अब सॉल्व कर दीजिए तो ये मिला हमको, अभी काटिएगा कुछ भी नहीं, बस लिख दो, ये 4x हो गया, 4x बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा दोनों के साथ हो गया, 16 पंचे 80,000, 80,000 माइनस ये हो गया 5x, और नीचे में ये 100 का 100, और इधर हो गया 700। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में लघुत्तम 100 आएगा, 100 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो बचेगा इधर 4x प्लस 80,000 माइनस 5x, और राइट साइड में हो जाएगा हमारा 70,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x में से 5x घटाएंगे तो माइनस x, और 80,000 इधर जाके 70,000 में घटेगा तो माइनस का 10,000। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, x मिलेगा कितना, 10,000 रुपया हमको आंसर मिल जाएगा, और जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 10,000 रुपया जो है, 10,000 रुपये को 4% की दर से साधारण ब्याज में लगाया था, और बाकी जो 6,000 रुपया बच जाएगा उसको 5% के दर पर लगाएगा, तब दोनों का ब्याज मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं भी पढ़ाया हूँ, तो आप उसका भी वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC। ठीक है, दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो ये त्रिभुज ABC एक समकोण हो गया। जिसमें एक समकोण बोला है तो ये B के ऊपर एक समकोण होगा, 90 अंश होगा यहाँ पे B पर। ठीक है, इसमें हमको दिया है
BCD एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे दिया है BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये BCD ये जो दिख रहे हैं इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये तीनों भुजाएं कितनी हैं, बराबर बराबर है। फिर दे दिया आपको BC 8 सेंटीमीटर, ये BC आप देख रहे होंगे ये 8 सेंटीमीटर, और AC यहाँ से यहाँ तक टोटल AC कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। AC दे दिया हमको यहाँ से टोटल यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये वाले को निकाल सकते हैं AB को, क्योंकि पाइथागोरस में हम जाएंगे तो AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC दिया 16 तो 16 का स्क्वायर बराबर AB हमको निकालना है तो AB का AB रहने दो, BC दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर, इसको ले जाके इधर घटाएंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब इसको मैं स्क्वायर करके भी घटा सकता हूँ दोनों को, या फिर मैं एक काम करूँगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B होता है तो 16 8 24 और 16 में 8 घटाए तो 8, हम ऐसे निकाल लेंगे। इसको मैं लिखूँगा 8 × 3 × 8, AB स्क्वायर का वैल्यू इतना मिला। तो जब AB का वैल्यू निकालूंगा तो 8 और 8 का जोड़ी बन जाएगा तो 8 बाहर हो जाएगा, और इसका जोड़ी नहीं बन रहा तो 8√3, ये 8√3 सेंटीमीटर हमको AB की लंबाई मिल गया, ठीक है, इसका मिल गया। अब आपको ये जो शेडेड पार्ट दिया गया है ब्लैक कलर से जो रंगा गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अच्छा बताइए, ये तो BCD तो एक समबाहु त्रिभुज है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ, और इधर से ये वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं क्या सिखाया हूँ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × A स्क्वायर, ठीक है, मतलब √3/4 A स्क्वायर, मतलब भुजा कितना है इसका 8 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8, ये 8 4 दूनी 8 कट गया और 8 दूनी 16, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर जो मिला हमको, ये वाले का क्षेत्रफल मिला। अब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर घटा दूंगा तो ये शेडेड वाले पार्ट का आंसर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। मतलब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। बड़ा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमने AB अभी निकाला 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए कट गया 8 2 चौके 8 और 8 चौके 32, 32√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हमको ये पूरा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो जो शेडेड पार्ट है जो छायांकित है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 32 में से ये 16√3 को घटाएंगे तो हमारा जो छायांकित भाग है ये वाला पार्ट, वहाँ से मैं एरो खींच के बना दिया हूँ, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32√3 माइनस 16√3 सेंटीमीटर, मतलब 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर रूट में आंसर दिया होता ऑप्शन तो हमारा यही होता, लेकिन पॉइंट में दिया है तो आप एक काम करिए, हमको पता है कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। तो इस 16 में 1.732 का अगर गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा 27.712 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37वां में आपसे कहा गया है कि एक वस्तु के कीमत में 50% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है, तो उसकी खपत में कितना कमी करना चाहिए ताकि उसका उपभोग समान व्यय पर होना चाहिए। पहली बात क्या, आप जितना भी पैसा लेके जा रहे हैं पैसा उतना ही होना चाहिए, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ गई, आपके पास पैसा उतना ही है तो उतना ही पैसा में चलाने के लिए आपको खपत को कम करना पड़ेगा। तो कितना खपत कम करना है हमको वही बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए शॉर्टकट ये देखिएगा, इसको आपको ऐसा बनाना है, 50% बोला है ना वृद्धि हुआ, तो 50% को भिन्न में बदलेंगे, 50/100 काट देंगे तो मिलेगा 1/2। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए कीमत, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए मात्रा, ठीक है। पहले कीमत कितना, इसको ऐसे समझिएगा, ये 2 रुपया था वो बढ़ के कितना हो गया 3 रुपया हो गया, ठीक है। नीचे वाला जो है प्रारंभिक और ये वाला जो है वृद्धि हुआ है, तो 2 में 1 बढ़ा 3, तो लिख दीजिए 2 और 2 + 1 3, ये वृद्धि हो गया। 2 से कितना हो गया 3 हो गया, ये प्रारंभिक कीमत, ये अंतिम कीमत, नया कीमत बढ़ने के बाद 50% बढ़ने के बाद जब आप इसको उल्टा कर देंगे, 3 को यहाँ लिख दीजिए 2 को यहाँ, तो ये आपको मात्रा मिल जाएगा, ठीक है। ये कीमत कहाँ से आया, तो पहले जो वृद्धि बोला है उसका हमने भिन्न निकाला, नीचे वाला प्रारंभिक कीमत ऊपर वाला अंतिम कीमत, क्योंकि कीमत में वृद्धि बोला था ना, इसलिए कीमत का वृद्धि वाले से हम कीमत को निकाले। जब जैसे ही कीमत बढ़ती है तो मात्रा हमको कम मिलने लगता है, तो 2 का 3 था तो 3 का 2 हो गया। अब देखिए मात्रा में ही आपको खपत करना है ना भाई, अब मात्रा हमको पहले 3 मिलता था,
अब हमको मात्रा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 इकाई मिलता था, अब 2 इकाई मिल रहा है। तो कमी कितने का कर रहे हो, ये एक्चुअली में खपत है। पहले 2 रुपये में मान लो 3 किलो चावल मिलता था, अब जो है 3 रुपये में 2 किलो चावल मिलने लगा। तो हम खपत में कमी करेंगे, क्योंकि पैसा तो हम उतना ही लेके जा रहे हैं ना। तो कितना खपत में कमी कर रहे हैं, हम 1 का में कमी कर रहे हैं। कितने पर, 3 पर। ठीक है, पहले 3 का खपत होता था, अब उसमें हम 1 का कटौती कर रहे हैं, मतलब 1/3, 1/3 का हम कमी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो भिन्न में दिया है, अगर परसेंट में पूछता तो हम क्या करते कि कितना परसेंट कमी करना चाहिए खपत में, ताकि एक्स्ट्रा व्यय नहीं करना चाहिए, समान व्यय पर ही। तो जब ये 1/3 जो आया है ना, इसी में अगर आप 100 का गुणा कर देते तो 33 1/3%, इतने प्रतिशत का खपत में कमी करना पड़ेगा अगर उपभोग का समान व्यय बना रहे तब। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कराया भी हूँ 1-2 वीडियो में और आगे भी भविष्य में कराऊंगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला बोला है कि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या बोले। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP, तो मैं 20 वस्तुओं का CP ऐसे हो गया, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ क्या, SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये दोनों बराबर है बोला है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं को, इसको मैं बराबर कर दिया। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CP क्रय मूल्य का, फिर 100 प्लस लाभ बटा 100 प्रॉफिट, ऐसी होता है। अगर हानि होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो क्योंकि 25% का लाभ हुआ है इसलिए हम यहाँ पे प्लस 25 करेंगे, मतलब इधर 20 इंटू CP हो गया बराबर है x इंटू, अब इस SP की जगह ये फॉर्मूला को हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस लाभ कितना 25%, तो 125 हो गया, तो 125 बटा 100। बस इसको सॉल्व करिए, CP से CP कट गया, इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये 5 से काट दीजिए, इधर 5 चौको 20 और 3 गुना करेंगे तो 4 चौको 16, इधर बच जाएगा x बराबर 16। तो यहाँ पे कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 16, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना दिया है, ठीक है, 11 किलोमीटर की यात्रा में वो कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक मान लो चक्का है, वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या हमको दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है, 3/4, तो 4 1 कम 4 और 3 7, 7/4 मीटर में लिख देता हूँ, ये त्रिज्या हो गया। देखिए जब भी कोई पहिया घूमता है तो उसका जो परिधि होता है, जो सरकमफेरेंस होता है, जो कि 2πr है, इतना ही दूरी तय करता है एक चक्कर लगाने में। तो ये मैं परिधि निकाल दिया, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r दे दिया है 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 7 से 7 कट गया, ये 2 दूनी 4 और 2 11 बार में। ठीक है, ये 11 मीटर क्या मिल गया हमको, परिधि, मतलब जब पहिया घूमेगी तो एक बार घूमने में 11 मीटर तय करेगा। तो कितना किलोमीटर तय करता है, 11 किलोमीटर तय किया है। 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर हो गया। एक बार घूमने में, जब पहिया एक बार घूमती है तो 11 मीटर तय करती है, तो 11,000 मीटर अगर चल रही है तो कितने बार घूमेगी भाई, तो 11,000 को 11 से भाग दे दीजिए, तो 1,000 बार घूमना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ABC एक ही समय में एक दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर में, देखिए एक गोलाकार वृत्ताकार एक स्टेडियम है, ABC तीनों यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ए जो है इसका पूरा एक चक्कर 252 सेकंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, 252। बी इसका एक चक्कर 308 सेकंड में चक्कर लगाता है, और सी एक चक्कर 198 सेकंड में चक्कर लगाता है। ए 252 में, बी 308 में और सी 198 में। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर वो तीनों एक साथ से शुरू करेंगे तो कितने समय के बाद वो शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, यहाँ पर कितने समय में मिलेंगे। तो इससे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन LCM SCF में करा चुका हूँ। इसको करना क्या है कि इन सब का आपको LCM निकालना होगा, लघुत्तम जो LCM आएगा उतने ही समय के बाद वापस में वो इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो LCM निकालने की जिम्मेदारी आपको, इसका टोटल अगर आप LCM निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2772। ठीक है, इसका LCM मिलेगा 2772। मैं आप बना के देखेंगे इसको, 2772, क्योंकि ये सभी समय सेकंड में दिया है तो मैं इसको 2772 सेकंड, मतलब ये तीनों के तीनों 2772 सेकंड के बाद वापस से इसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से शुरू किए थे।
लेकिन क्वेश्चन हमको सेकंड में नहीं, मिनट और सेकंड दोनों में दिया गया है, तो उसको बदलना पड़ेगा। ये सेकंड में है तो मिनट में बदलने के लिए हम 2772 को हम किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो पहले 6 चौके 24, 240 4 बार में जाएगा, फिर यहाँ से 7 3 और 2, अब ये 6 बार में जाएगा 360 और ये हो गया 12, मतलब 46 मिनट और ये 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 46 मिनट 12 सेकेंड में के बाद वो तीनों वापस शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 41 जो है बहुत आसान है कि एक बिंदु से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींचा जा सकता है, तो अनंत खींच सकते हो। जैसे ये एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, तो मैं खींचा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो एक ही बिंदु से, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनंत। ठीक है, 42, हाँ ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम है जो मैं पहले अपने वीडियो में करा चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ में। क्या बोला है कि एलसीएम एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 24 और 168 है। संख्याएं अगर 1:7 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जो अनुपात दिया रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा, जैसे 1 और 7 दिया है तो 1x और ये 7x, बड़ी संख्या ये 7x है, छोटी संख्या 1x है। लेकिन हमको एग्जैक्ट पूछा है, जब इन दोनों का एचसीएफ पूछेगा, क्या पूछेगा, एचसीएफ, तो 1x और 7x का जब एचसीएफ निकालेंगे तो मिलेगा x। ठीक है, जब इन्हीं दोनों का आपसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 7x। ठीक है, 1 गुना 7 गुना फिर दोनों में से x ले लीजिएगा तो 7x। हमको ये एलसीएम दिया है, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है 24, तो x कितना हो गया भाई 24। एलसीएम कितना दिया है 168, तो ये 7x बराबर है किसका, 168 का। अरे भाई अब जो बड़ी संख्या है वही तो 7x है, ठीक है, और 7x का वैल्यू ही तो 168 आया है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या हमारा 168 ही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। छोटी संख्या पूछता तो x आया 24, तो ये क्या है 24 ही तो है। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए 43, एक आयत के हॉल, एक आयताकार हॉल की जो फर्श है, जैसे एक मान लो एक हॉल है, उसका ये फर्श है नीचे वाला, ये कैसा आयताकार है, ठीक है, आयतकार। तो इस आयत का चौड़ाई, लंबाई दिया है 4 मीटर और लंबाई 4, और ये जो चौड़ाई दिखा है कितना है 3 मीटर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्श के ऊपर टाइल्स लगवा रहे हैं छोटे छोटे साइज़ का, मान लो इस साइज़ का हम टाइल्स लगवा रहे हैं। तो इस टाइल्स का साइज़ है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इस साइज़ के कितने टाइल्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, जो कमरे का जो फर्श है, जो आयताकार फर्श है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 4 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसको भाग दीजिए, जो टाइल्स है उस टाइल्स के क्षेत्रफल, टाइल्स भी आयताकार ही है तो उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 8 इंटू 6। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, तो सेम करना होगा। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर और ये 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, और नीचे तो सेंटीमीटर में है ही तो इसको सेम छोड़ दो। ये देखो ये 50 छिका 300 और ये 50 अट्ठे 400, तो 50 और 50 का गुना कितना हो गया 2500। टोटल 2500 टाइल्स यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो आपको कभी भी टाइल्सों की संख्या निकालना है तो जो जहाँ पे टाइल्स लगवा रहे हो जिस क्षेत्र के अंदर, उसका क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, तो 4 घंटा 12 मिनट में कितने कोण को घूमेगी। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये 4 मिनट, ये मिनट में दिया है ना, 4 घंटे 24 मिनट, तो इसको भी मिनट में बदल दीजिए और इसको भी मिनट में बदल दीजिए। तो 4 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो 4 गुना 60 प्लस 12, ये 12 मिनट, और 4 घंटा को 60 से हम गुना किए तो ये भी मिनट में हो गया। तो 4 छक 24, 240 प्लस 12, 252 मीटर, 252 मिनट। इतना समय तक अभी पृथ्वी जो है घूमी है। अब 24 घंटे में कितना घूमती है भाई, तो 24 जो घंटा है इसको भी मिनट में बदलेंगे तो 24 गुना 60 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भिन्न निकालना पड़ेगा कि घूमी कितना मिनट है और टोटल कितना मिनट में चक्कर लगाती है। तो ये 252 ऊपर हो जाएगा, और कितने घंटे में, 24 घंटे में, तो ये 24 गुना 60, दोनों को हमने मिनट में बदला है। अब जब भी पृथ्वी एक चक्कर टोटल लगाएगी तो कितना, एक चक्कर लगाने में टोटल कितना एंगल बनता है 360, तो 360 यहाँ पे गुणा कर देना है, 360 डिग्री। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है। तो ये भिन्न निकाल के जितना मिनट घूमी है अभी तक वो
टोटल कितना मिनट में घूमेगी इतना, और इंटू टोटल कितना एंगल में घूमती है ये निकाल दें। तो ये 60 6 बार में कट गया, 6 चौके 24 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 छिक्का 24 और 4 तिया 12, 63 डिग्री जो है अभी तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 4 घंटे 12 मिनट में 63 डिग्री एंगल तक अभी तक घूमेगी, यही आंसर होगा। ठीक है, 45वां। और ये 45वां जो है, आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ITI हॉस्टल वार्डन का मैथ्स पेपर का सोल्यूशन, उसका लास्ट है। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था, एकदम हार्ड नहीं था, आराम से बनाया जा सकता है। 45वां और लास्ट प्रश्न है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है। देखिए बेलन का जो नीचे ये दिख रहा है वृत्ताकार दिख रहा है, तो वृत्ताकार यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका ये ऊंचाई h होता है, तो पाई आर स्क्वायर और h का जो गुणा होता है वही बेलन का आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर h। तो ये तो क्षेत्रफल तो हमको दे दिया है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 21 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके जगह मैं लिखूंगा 21, और ऊंचाई कितना दे दिया है h 11 दिया है, तो 11 का गुणा 21 और 11 का आप अगर गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 45वें का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने टोटल मैथ्स के सारे क्वेश्चन को हमने देखा, और ये बहुत इजी लेवल का था। अगर आपने एग्ज़ाम दे के आया तो आप अपने आंसर को ज़रूर मैच कर लें, किसका कितना सही हो रहा है आप हमारे टेलीग्राम में जाके ज़रूर बताएं। और बाकी क्योंकि मैंने अभी बताया जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, उस सारे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो भविष्य के भी एग्जाम में व्यापम में ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।